दर्द सबके एक हैं, हौसले सबके जुदा जुदा, कोई संघर्ष करके निखर गया तो कोई हताश होकर बिखर गया। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरे परिवार की माली हालत ठीक नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूँ, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही। आलसी और कामचोर लोगों के ये बहाने हमें हर पल सुनने को मिल जाते हैं। जब कोई भी अपॉर्चुनिटी यानी लक्ष्मी जी भी उनके तिलक निकालने आती है तो वो आलस में दरवाजा भी नहीं खोल पाते। वो नाकामयाब लोग तो इधर उधर की बातें और घटिया वीडियोस को देखकर ही अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं और बात बात में भगवान को दोष देते रहते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। एक टीचर का बेटा गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर विदेश चला जाता है, पेट्रोल पंप में नौकरी करता है और फिर दूसरे देश की नागरिकता को छोड़कर वापस स्वदेश लौट आता है और रिस्क से इश्क कर बिना पैसे के व्यापार में आ जाता है और सारी दुनिया को समझा देता है कि कोई भी बिजनेस पैसे से नहीं बल्कि एक बड़े आइडिया, लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति, जुनून और उचित अवसर मिलने पर रिस्क उठाने की क्षमता से होता है। वो दूसरों पर नहीं खुद पर विश्वास करता था। सामने कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, अपनी पॉजिटिव सोच, साहस और मनोबल से उसकी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल देने का हौसला रखता था। पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित उस हिमालय ने हर घर में सस्ता मोबाइल और डेटा देकर सभी को दुनिया मुट्ठी में करने का मौका दिया। वो जीते जी महामानव बन गया। आज वो हमारे बीच में साक्षात तो नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में आज भी राज कर रहा है। हर कोई उनका दीवाना हो गया और उन्हीं की तरह नाम और शोहरत कमाने के लिए उतावला हो गया। लेकिन जब करीब से उनकी मेहनत, उनकी जुनून, उनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देखकर डर कर अपने आप रुक गया। एक अलौकिक चमकता हुआ अनमोल सितारा आज हमारे बीच में नहीं रहा, लेकिन राजपथ का निर्माण में उनके द्वारा किए गए स्वर्णिम हस्ताक्षर आज भी मील का पत्थर यानी शिलालेख बन गए हैं। आज हम जिस महानायक की बात कर रहे हैं उनका जन्म 28/12/1932 यानी 1932 में जूनागढ़ के चोरवाड़, जो अब गुजरात में है, वहां हुआ था। वो कुल 5 भाई बहन थे, जिनमें वे तीसरे नंबर पर आते थे। पिता का नाम हीरा चंद था, जो पेशे से टीचर थे, और माँ का नाम जमुनाबेन था। उनका नाम भी धीरज लाल था, लेकिन बचपन से लोग उन्हें धीरू बुलाते थे, जिससे उनका नाम धीरू भाई पड़ गया। 17 साल की उम्र में ही वे मैट्रिक का एग्जाम देते ही अपने बड़े भाई रमणीक लाल के साथ यमन चले गए थे और उन्होंने वहां पर 300 रुपए महीने में पेट्रोल पंप पर पहली नौकरी की। उन्होंने बंदरगाह पर क्लर्क की नौकरी भी की। साल 1955 में उनकी शादी कोकिलाबेन से हो गई थी। वो 7 साल यमन में रहे और उन्हें यमन की सिटीजनशिप भी मिल गई थी। 1957 में यहीं पर उनके बड़े बेटे मुकेश का जन्म हुआ था। जब उन्हें मालूम हुआ कि उस समय यमन में जो चांदी के रियाल कॉइन चलते थे, उनकी चांदी की सिक्के के बाजार भाव से भी ज्यादा थी, उन्होंने बड़ी मात्रा में सिल्वर रियान कॉइन इकट्ठे किए और उनको पिघलाकर इंग्लैंड में बेचना शुरू कर दिया। जब तक यमन सरकार को इस बारे में समझ आया, 1958 में वे वहां की नागरिकता को छोड़कर वापस इंडिया में आ गए। 1956 से 61 के बीच नेहरू जी ने 5 वर्षीय योजना में पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। धीरू भाई उस समय मुंबई आ गए, मराठी भी सीखी और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, शेयर मार्केट पर रिसर्च करने लग गए। प्रोडक्ट की डिमांड, मार्जिन और साइज के आधार पर उन्होंने इंडियन मसाले के एक्सपोर्ट में और पॉलिएस्टर यान के इंपोर्ट में हाथ आजमाना शुरू कर दिया और 1958 में अपने सेकंड कजन चंपक लाल के साथ केवल 350 स्क्वायर फीट की दुकान से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से अपनी पहली एक्सपोर्ट कंपनी को आकार देना शुरू कर दिया। लेकिन चंपकलाल जी धीरू भाई अंबानी की तेज रफ्तार से तालमेल कभी भी नहीं बिठा पाए। पार्टनर के ज्यादा घबराने पर एक बार तो उन्होंने अपना ही माल खुद को बेच दिया था। वे जेब गर्म करने और सलाम करके अपना काम निकलवाने के दोनों ही चीज के एक्सपर्ट थे, जिस कारण 1965 में उन दोनों की पार्टनरशिप खत्म हो गई। 2 एम्प्लॉइज के साथ शुरू किया गया वो सफर आज 4 लाख एम्प्लॉइज के साथ बहुत बड़ा हो गया। उन्होंने नेटवर्क की बजाय नेटवर्क को ही अपना हथियार बनाया और दुनिया को समझाया कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या क्या जानते हैं, बल्कि इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप किस को जानते हैं। समय था 1971 में, जब गवर्नमेंट द्वारा हाई यूनिट वैल्यू स्कीम की लॉन्चिंग की गई। यहाँ कॉटन सिंथेटिक क्लॉथ्स को एक्सपोर्ट करने पर सब्सिडी मिलने लगी। गवर्नमेंट चाहती थी जीडीपी को बढ़ाने के लिए और इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले। बस वहीं उनको टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करने का एक सपना मिल गया। पंख फहराने के लिए खुला आसमान मिल गया।
उस समय कपड़ा व्यापार में यूनियन बनी हुई थी जिसमें हर किसी को आसानी से एंट्री नहीं मिल पाती थी, लेकिन धीरू भाई जो कॉन्फिडेंस और नेटवर्किंग के उस्ताद थे, उन्होंने देखते ही देखते उस यूनियन में ही सेंध लगाकर अपना आधिपत्य जमा लिया था। पहले व्यापार के लिए धीरू भाई को उनकी जरूरत थी, लेकिन एक समय के बाद सभी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए धीरू भाई की जरूरत थी। साम दाम दंड भेद उनके हाथ के खिलौने थे। जैसा मौका मिला छोटी सोच वाले व्यक्ति की छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरी कर उन्होंने कम समय में बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर ली। उनके 4 बच्चे हुए, जिनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हुई, जिनके नाम मुकेश, अनिल, नीना और दीप्ति हैं। वे केवल बिजनेस में ही नहीं बल्कि पूरे सरकारी सिस्टम में भी घुस चुके थे। आरोप लगा कि वो अपने हिसाब से नई नई स्कीमें बनवा लेते थे। उस समय लोग महंगे नेचुरल फाइबर यानी जूट, कॉटन, सिल्क आदि को ज्यादा महत्व देते थे। तब उन्होंने ओरिजिनल फाइबर की बजाय सिंथेटिक फाइबर के फायदे को समझा और कम से कम एडवांस देकर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माल इंपोर्ट करने लग गए। जिस समय इंडिया में बड़े बड़े व्यापारी 100 टन माल उठा रहे थे, उन्होंने उनसे 100 गुना ज्यादा यानी 10,000 टन माल उठाना शुरू कर दिया। क्वांटिटी में होने के कारण माल हाई क्वालिटी का भी था और उन्हें सस्ता भी मिल रहा था। उन्होंने सभी बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स और व्यापारियों को समझाया कि सिंथेटिक फाइबर स्ट्रेचेबल भी है, वाटरप्रूफ भी है, स्ट्रेन फ्री भी है और सबसे बड़ी बात कि ये नेचुरल फाइबर से लगभग 30% सस्ता भी है। बस फिर क्या था, धीरू भाई अब दिन दूनी रात चुगनी प्रोग्रेस करने लग गए थे। फिर सोचा केवल ट्रेडिंग की बजाय पूरा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम ही बना देते हैं। वे काम करने की बजाय काम करवाने की कला में माहिर बन गए। कम पढ़े आदमी ने ज्यादा पढ़े आदमियों की फौज तैयार कर ली थी। बोले किसी दूसरे को कमाई देकर जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, अब उसे भी हम खुद ही बनाएंगे और साथ में उससे कपड़े भी बनाएंगे। उन्होंने अहमदाबाद से 20 किलोमीटर दूर नरोड़ा में पॉलिएस्टर गारमेंट की फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर दी और उसमें नई एडवांस टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाया। 1975 में वर्ल्ड बैंक की टीम जब इंडिया विजिट पर आई तो उन्होंने भी इसके स्टैंडर्ड की काफी तारीफ की। धीरू भाई के बड़े भाई के बच्चे का नाम विमल था और उसी के नाम से उन्होंने रेडीमेड गारमेंट को देश विदेश सभी जगह भेजना शुरू कर दिया। उनका ओनली विमल एक बहुत बड़ा ब्रांड ही नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल बन गया। अब उन्होंने सरकार से पेट्रोलियम जैसे पीएटी की मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस भी ले लिया और अपने दोनों बच्चों मुकेश और अनिल को केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भिजवा दिया। 1983 में उन्होंने पॉलिएस्टर रॉ मटेरियल प्लांट भी स्टेब्लिश कर दिया। मुकेश भाई को इस प्लांट का रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और इसे भारत का लार्जेस्ट पॉलिएस्टर हब बना दिया। जामनगर में उन्होंने एलएबी और पीवीसी के साथ पेट्रोकेमिकल का काम भी शुरू कर दिया। सोने के रथ पर सवार धीरू भाई को अपना व्यापार और ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए अब बिना ब्याज के रुपयों की जरूरत महसूस हुई। बैंकों को इंटरेस्ट देने में अब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। स्टॉक मार्केट की पावर से वे पहले ही परिचित थे। वे जनता के बीच गए, बोले तुम भारत की सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली कंपनी में हिस्सेदार बन जाओ, ब्याज के रूप में डिविडेंड भी दूंगा और साथ में शेयर की कीमत के बढ़ाने की भी पूरी गारंटी दी। उन्होंने 1977 में 10 रुपए के शेयर अनाउंस किए और शेयर 7 से 10 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हो गए। जब तक धीरू भाई जिंदा रहे यानी 1977 से 2000 तक 25 साल में ही लगभग 165 गुना तक बढ़ गए। उन्होंने 1986 में फर्स्ट हार्ट अटैक आया तो उन्होंने रिलायंस की कमान अपने दोनों बेटे मुकेश और अनिल के हाथ में सौंप दी। उनका विवादों यानी कंट्रोवर्सी से गहरा नाता था। वह काम के प्रति इतने ज्यादा जुनूनी थे कि एक बार उन्हें डेडलाइन में काम पूरा करने के लिए ट्रक से सामान मंगवाना था। ट्रांसपोर्टर नहीं मिले तो एक दिन के लिए उन्होंने खुद के नए ट्रक ही खरीद लिए और अगले दिन उसको बेच भी दिया। 1988 में रिलायंस कन्वर्टेबल डिबेंचर के क्रम में राइट इशू लेकर आई तो बियर्स यानी मंदड़ियों ने एक कार्टेल को बनाकर उनके शेयरों को गिराने के लिए जी जान से भरकस कोशिश की, लेकिन बकरियों में कहाँ हिम्मत थी कि वो खुले शेयर का शिकार कर सके। हालत यह हो गई कि उस समय मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को ही 3 दिन के लिए पूरी तरीके से बंद करना पड़ गया और वो मंदड़िए चारों खाने चित हो गए। उनका महाप्रयाण यानी उनकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण मुंबई में 6 जुलाई 2002 को हुई। 2016 में उन्हें इंडिया के सेकंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। नमन है उस शख्सियत को जिसने दुनिया को समझा दिया कि जिंदा हो तो लहरों के खिलाफ तैरना सीखो, यदि जिंदा हो तो लहरों के खिलाफ तैरना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ तो अक्सर
अक्सर लाशें तैरा करती है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो, ये प्रयास पसंद आया होगा। यदि हाँ तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट कर ये भी ज़रूर बतलाएं कि आप उनके प्रति क्या सोचते हैं और आपको इस इंस्पायरिंग बायोग्राफी से क्या सीख मिली और आपको धीरू भाई की कौन सी वो आदत है जो सबसे ज़्यादा पसंद आई। प्लीज़ कमेंट करके ये भी ज़रूर बतलाएं कि इनके अलावा अब आपको और किन की जीवनी जानने में इंटरेस्ट है, ताकि मैं जल्द से जल्द आपको उस लीजेंड के जीवन गाथा से भी रूबरू करवा सकूं। जब मुझे आपके लिए मेहनत करना आता है तो भाई साहब इसे लाइक, कमेंट और शेयर करने में भला आपका क्या जाता है। जल्द ही मिलते हैं दूसरे इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।